चलिए आज हम डीएनए एलिमेंट्स के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है रिगार्डिंग द जनरल ट्रेंड, ठीक है। तो अभी इस पे बेस क्वेश्चंस कुछ करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं। द सेट दैट कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जेड में 2020, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 21, 25, तो डायरेक्टली आंसर है, आप चेक कर सकते हैं 3D सीरीज, 4D, 5D सीरीज, ठीक है। आप दिमाग में रखिए कि स्कैंडियम से लेके कितना है 30 तक था, यानी ये 21 से 30, ठीक है। 21, 25 इसमें आ जाता है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं। आप देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। हे ली या मीन्स 1, 3, 11, 19, 19 प्लस 18, 37, 37 प्लस 18, 55, है ना। अब आप देखो 72, 72 तो हमारे को पता ही है, लेंथनेट सीरीज के बाद नेक्स्ट आता है। अब देखिए 37 के बाद 39 8 आएगा, 39, 39 के बाद डी ब्लॉक चालू हो जाता है, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि 37 देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, है ना, ये रूबिडियम होता है, आरबी ये स्ट्रोंशियम होता है। 39 से चालू हो जाता है डी ब्लॉक। तो 21 स्कैंडियम, ये 42, 40 एंड 72 आता है, 37 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा, ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। थर्ड आयनाइजेशन मिनिमम, द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम आएगा या जो भी है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन मिनिमम फॉर निकल, कोबाल्ट, Mn, Fe, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये कितना होता है 25, ये है 26, क्योंकि ये क्वेश्चंस है, ये है कोबाल्ट है, दिस इज कोबाल्ट 27, ठीक है। निकल 28, ठीक है। ये क्या हो जाता है 4s2 3d8। हालांकि निकल, कॉपर, जिंक का मैंने एक्सप्लेन किया था, इनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए निकल, कॉपर, जिंक के अंदर तो +2 से ऊपर हो ही नहीं सकता है, तो निकल का तो ज़्यादा ही होगा, वो हटा दीजिए। कोबाल्ट में भी दे सकते हैं 4s2 3d7, यहाँ पर आ जाएगा 4s2 3d5, तो 3d5 तो बहुत ही ज़्यादा आने वाली है, तो सबसे कम आयरन ही आने वाला है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आप देख लीजिए ये 4s2 3d6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3d5 आएगा। या इनफैक्ट आप ये भी देख लो, तो आपको ये भी पता है 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या है 3d5, 3d6, 3d7, 3d8। इनफैक्ट अपन बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे z इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। डन। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है, बिकॉज इसका क्या है हाफ फिल्ड हो जाता है, इसलिए Fe, उसके बाद Mn के बाद भले आप कोबाल्ट ले सकते हैं एंड निकल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो Fe इज द राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन अभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कराया, जगह थी, तो क्योंकि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिया। ये भी जेडब्ल्यू में इसका क्वेश्चन है, जगह के हिसाब से आपको पता है ये +7, ये +6, आयरन यहाँ पर +6 आएगा। 7, 6 एंड 6 कितना आ गया 13 + 6, द सम कितना आ जाएगा 19। तो ये जेडब्ल्यू में 2020 का क्वेश्चन है। देख लीजिए ये तीनों क्वेश्चन कितने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बात करते हैं रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट। दीज आर द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्कैंडियम का सिर्फ +3 होता है और जिंक का +2 होता है, कॉपर +1 एंड +2 होता है, ठीक है। जो ये रेड वाले में है दीज आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी आप देखेंगे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जा रहे हैं, स्कैंडियम से आप मैग्नीज जा रहे हैं, तो इट विल फेवर फॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी मैं बात करूं स्कैंडियम से बात करूं, ठीक है। स्कैंडियम क्या होता है आर्गन, यदि मैं बात करूं 3d1 4s2, ठीक है। टाइटेनियम की बात करूं तो 3d2 4s2। यदि मैं वैनेडियम की बात करूं तो 3d3 4s2 आ जाएगा। क्रोमियम की बात करूं तो मैं 3d5 एंड 4s1 की बात करूं। मैंगनीज की बात करूं तो 3d5 एंड 4s2 बात करूं। यानी आप क्या बोल सकते हो कि टिल Mn तक क्या है कि S एंड P के पार्टिसिपेशन था, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ S एंड P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट,
ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, क्योंकि इसके अंदर देख भी सकते हैं कि 3d5 तक क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी D जो है वो अनपेयर रहता है, ठीक है, यानी क्या हो जाता है, इजीली उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, यानी Mn+2 आयनिक है, क्योंकि Mn+2 आयनिक है तो Mn+7 क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो S का इलेक्ट्रॉन 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है। इज इट क्लियर? ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर S और P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले ये +6 है तो भूल जाओ ये +6 होता है, मोस्टली तो +2 यही आएगा, यानी इसके बाद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, इनफैक्ट इसमें तो +2 ही आता है। और जिनका यदि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो जिनका क्या होता है, आर्गन 3d10 and 4s2, यदि 4s2 आ रहा है तो ओनली s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, जिनके अंदर ओनली s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, जिनके अंदर क्या है, सिर्फ s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखेंगे, कई बार आप देखते हैं, यदि मैं चेक करूं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, देखिए स्कैंडियम की बात करें, 1 by 1 ले लेते हैं, जैसे मैं एक लिस्ट बना देता हूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर जगह है तो मैं ये लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर देख चाहिए मुझे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्कैंडियम की बात करूं, +2 और +3 की स्टेबिलिटी बात कर लूं, या मान लीजिए टाइटेनियम +3 टाइटेनियम +4 की बात कर लूं, या वैनेडियम की बात करूं तो वैनेडियम की बात करूं तो +4 वैनेडियम +5 की बात करूं, ठीक है। क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम की बात करें तो जैसे क्रोमियम +5 है तो क्रोमियम क्या है, +6 है। यदि मैं इन कंपैरिजन करके देखता हूं, ठीक है, यदि मैं स्कैन देखता हूं तो आप देख लीजिए स्कैंडियम के अंदर यदि +2 होगा, स्कैंडियम +2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है, तो 3d1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इन सब के अंदर, यदि मैं इन सब के अंदर देखूं तो इसके अंदर 3d1 है और यहाँ पर क्या है, यानी आर्गन 3d1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्गन होगा। चेक कर लीजिए सब में, स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +3, वैनेडियम +4, क्रोमियम क्या है, +5, इनफैक्ट Mn भी लेना है, Mn भी लेना है तो +6 और +7, तो आप देख लीजिए +3 +2 से ज्यादा है, +4 +3 से ज्यादा स्टेबल है, +5 +4 से ज्यादा है, +6 +5 से ज्यादा है, +7 +6 से ज्यादा है। यदि मैं यहाँ पर एक ट्रेंड देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि व्हाई दीज आर द स्टेबल, कोई रटने वाली बात नहीं, कंसेप्ट है इसके अंदर भी। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका क्या है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस आर हाईली स्टेबल आएगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ये जो स्टेबल है, यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करूँ तो दिस इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, दिस इज द स्टेबिलिटी, चेक कर लीजिए। तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर, सॉरी नॉट इनर्ट पेयर, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, E and C स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां तक क्लियर आ गया है, ठीक है, तो यहां तक मैंने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ओके। अब आप देखो यहां पर, तो यानी ये चीज तो जस्टिफाइड होगी कि व्हाई दीज आर द स्टेबल, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाई दीज आर द स्टेबल, तो सबका रीजन एक साथ से ही लिख दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यदि मान लीजिए मेरे पास, आप देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे और अंदर की बात करें तो मान लीजिए क्रोमियम की बात करें या Mn की बात करें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे मान लीजिए Mn+2, आपसे बोला जाए Mn+2 स्टेबिलिटी की बात करें, ये क्वेश्चंस आया, देखिए आप चाहो तो इसको फर्स्ट पॉइंट बना लो, है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर का फर्स्ट पॉइंट बना दो, तो ये सेकंड बना रहा हूं, है ना। Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Mn+3, कोई रटने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn का ढूंढो, Mn का होता है 3d5 4s2, ठीक है ना, आर्गन लिख देना, Mn+3 होगा तो 3d4 होगा, और Mn+2 होगा तो 3d5 होगा, एंड 3d5 इज हाफ फिल्ड, क्या होता है, एंड हाफ फिल्ड, विच इज मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड और नॉर्मल फिल्ड। तो आप बोलोगे सर हाफ फिल्ड, तो आप क्या बोलोगे, व्हाई दिस, ड्यू टू
3d5 ड्यू टू 3d5 Mn+2 इज मोर स्टेबल देन दिस। तो ये चीज समझा दिया है। ओके, अब आप देखिए यहां पर यदि एक चीज आ गई, ये भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। बाकी सब के अंदर तो आपके पास क्या है 4s2, देखिए मोस्टली सब के अंदर +2 है। तो +2 का मतलब क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि मोस्टली क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो क्या है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पार्टिसिपेट। तो क्या है 4s2 की वजह से +2 स्टेबल है, ऐसा समझ सकते हैं। Fe+3p स्टेबल आ जाता है कि y Fe3+ स्टेबल आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाता है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं। मैक्सिमम का तो मैंने एक्सप्लेनेशन, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सबका एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने, ठीक है। अब आप देखो क्रोमियम और दिस, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें पढ़ेंगे। एक्चुअली देखिए उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि वाटर क्या होता है, लिगेंड होता है। वाटर क्या होता है, लिगेंड आता है। मैं लिखा जरूर रहा हूं, तो आप इतना समझ लीजिए कि यदि मैं थर्ड केस ले लूं, स्टेबिलिटी ऑफ Cr3+ एंड Cr+4, तो दिस इज क्वाइट स्टेबल देन दिस। इसका रीजन क्या होता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ सुन लो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्यों और कैसे कोई भी बच्चा नहीं सोचेगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या होता है, जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बिकॉज ऑफ लिगेंड्स, यहां पर ध्यान रखना है इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब H2O कैन एक्ट एज ए लिगेंड्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर। लिगेंड का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो ये 5 की डीजेनरेसी थी। ऑल द 5 ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी लेवल, बट लिगेंड के कांटेक्ट में आके इनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। ये सब आ जाते हैं dxy yz dzx, dx² - y² dz² हो जाता है। जबकि यदि वो मेटल या मेटल आयन होता है तो वो ऐसा रहेगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बच्चों डिटेल में मैं वहीं समझाऊंगा, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इतना समझ लीजिए कि जो xy yz zx से उसकी एनर्जी लेवल कम होगी, यानी बिटवीन वालों की, और अलोंग द एक्सिस है, इनको बोला जाता है Eg और इनको बोला जाता है T2g। इतना नोट कर लीजिए। तो अब आप देखो क्रोमियम 3d5, तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 एंड 4s1। क्रोमियम क्या होगा, आर्गन 3d1 2 3d3, और क्रोमियम +4 क्या हो जाएगा, आर्गन 3d2 आएगा। तो आप देख लीजिए यहां पर ये 1 2, ये किसका हुआ है, 3d4 का हुआ है ना, 3d2, और ये 3d3, और ये क्या हो जाएगा 3। हाफ फील्ड इज हाईली स्टेबल, तो 3d3 की वजह से Cr3+ इज मोर स्टेबल देन +4। इज इट क्लियर? बट ध्यान दीजिए क्रोमियम +3 स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, और किसी में नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। तो लिख दीजिएगा इन एक्वस मीडियम। ये जो थ्योरी आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये कोऑर्डिनेशन में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट के कम आने की वजह से इन दोनों का एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। dxy yz zx का एनर्जी लेवल लोअर हो जाता है, और बिटवीन अलोंग वाले का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो आप देख लीजिए इस एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या है, मुश्किल है, यानी ये 3 है, हाफ फील्ड हो गया, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में ये मैंने इंडिविजुअल की बात कर ली है, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं पीरियड की बात करूं, तो आप देख लीजिए पीरियड के अंदर देखिए, आप समझ लीजिए यहां +5 है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, बट ये +5 स्टेबल है। +4 क्या है, मोस्टली यहां पर आप देखेंगे, ठीक है ना। तो जनरल ट्रेंड देखेंगे, है ना। +6 देखेंगे तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि पीरियड के अंदर देखिए, आप यदि मैं पीरियड के अंदर की बात करूं, तो देखिए इन ए पीरियड, यदि कैटेगरी की बात कर सकते हैं, यदि मैं पीरियड की बात करूं, इन पीरियड की बात करूं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 स्टेबिलिटी की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए आपके पास कोई भी कंपाउंड आ जाए, तो देख लीजिए लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है, 8 + 2 +5 या +5 ही लिख देते हैं यार, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वैनेडियम +5 है तो ये स्टेबिलिटी आ जाएगी क्रोमियम की +5 एंड वैनेडियम मैंगनीज +5। ठीक है, अब मान लीजिए यदि मान लीजिए मैं ये वाला ले लूं +5 फर्स्ट, तो इधर जाने पे मान लीजिए ये सेकेंड एग्जांपल ले लूं BO3- CrO4 2- MnO4-। तो ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो ये +5 है, ये +6 है, ये +7 है, तो ये स्टेबल ज्यादा होगा। यानी पीरियड के अंदर क्या हो जाती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। यदि मैं ग्रुप की बात करूं, किसकी बात करूं, ग्रुप की, ये पूछे जा सकते हैं, ग्रुप के अंदर बात करें। ठीक है, तो यदि मान लीजिए इन ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप के अंदर होता क्या है, ढंग से सुन लीजिए। जैसे आपके पास आ गया है, एक मिनट, देखिए यहां पर मान लीजिए क्रोमियम है, जैसे CrO4 2- MoO4 MoO4 मोलिब्डेनम है ना, 2- और इसका टंगस्टन 2-। तो ये +6 +6 +6 डाउनवर्ड जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पर MnO4 माइनस TCO4 माइनस और ReO4 माइनस, तो ध्यान दीजिएगा +7 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ जाती है। क्लियर टू ऑल? पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है, आपने देखा होगा टाइटेनियम का +4 स्टेबल है, वैनेडियम का +5 है, यानी वहां जाने पे स्टेबिलिटी +4 की डिक्रीज हुई, +5 की हुई। ठीक है, और चीज ध्यान रखना है, एक करके नोट कर देना कि जैसे मान लीजिए NiCO4 FeCO5 CrCO6, इन सब के अंदर क्या है, निकल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयरन का 0, क्रोमियम का क्या होता है 0। ठीक है, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर है, इन्हें क्या बोलते हैं, ये कार्बोनिल होता है। दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड -+, इसे बोला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड बोला जाता है। ये सब आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, यानी जो भी मेटल कार्बोनिल होता है, जनरली इसको क्या बोल सकते हैं, मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल यानी ट्रांजिशन मेटल इज 0। तो आई होप यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अच्छी खासी बात कर ली है। आगे टॉपिक भी बढ़ते हैं। एनसीईआरटी 8.3 क्वेश्चंस है कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, यदि बच्चे लोग दिमाग लगाएं तो आप बोलोगे कि सर दो हैं एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देते हैं, तो आप फटाफट से बोलोगे स्कैंडियम एंड जिंक लिख दोगे। ठीक है, स्कैंडियम का क्या होता है +3 होता है और जिंक का क्या होता है +2। बट ध्यान दीजिए, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बट उसने पूछा गया है, इसलिए कितना स्मार्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट, अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सिर्फ स्कैंडियम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि पूछा जाता पूछते कि विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट हैव ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या 3D सीरीज वाला, तो आप क्या बोल सकते हैं, स्कैंडियम और जिंक। बट यहाँ पर पूछा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कैंडियम आएगा, जिंक नहीं आएगा, गलती मत कर देना। ट्रेंड इन M2+ एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये कुछ ग्राफिकल है, ब्लू वाला क्या था, एक्सपेक्टेड है। यानी मान लीजिए मैं कोबाल्ट की बात करूं, निकल की बात करूं, कॉपर की बात करूं, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर यदि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है M2 प्लस से M बनना, M2 प्लस से क्या बन रहा है, वो M बन रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैं मान लीजिए मैं M की बात करूं, M सॉलिड से वो क्या होगा, M गैस होगा, उसे सब्लिमेशन बोलेंगे, M प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा, देन M2 प्लस आएगा, N2 प्लस आएगा, N2 प्लस से M2 प्लस एक्वस बनेगा और ये चीज इसकी आएगी। ठीक है, यानी रिएक्शन अकर इन वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, इसे क्या बोलोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज नॉन एज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज नॉन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और ये टोटल एंथैल्पी रिक्वायर हुई है। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है M2 प्लस से M बनाना है, इसमें आपका समेशन क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, दोनों वर्ड है ले सकते हैं, प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यानी E0 M2 प्लस से M कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चीज चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके पास, देखेंगे कॉपर एक ऐसा चीज होता है, कॉपर का देखिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, बाकी सब एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसका क्या है, वो है पॉजिटिव। आप जानते हैं कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, it is not sufficient to compensate the enthalpy of atomization या sublimation, क्योंकि जनरली यदि मैं जिंक को छोड़ दूं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये रिक्वायर होती है। ध्यान से सुन लीजिए, ये होती है रिक्वायर, ये होती है ये रिक्वायर, ये होती है रिक्वायर और ये होती है रिलीज। ठीक है, जो रिक्वायर होनी चाहिए वो लेस होती है, ये होती है लेस, ये होनी चाहिए लेस और ये होनी चाहिए हाई। नो डाउट लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है, साइज ट्रांजिशन एलिमेंट की फिर भी कम होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। तो बट उसके अंदर Cu2 प्लस भी बन गया, यानी मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, सबका नहीं है। तो देख लीजिए यहां पर, आप देख लीजिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यदि ज्यादा होगी एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये चाहिए लेस, ये चाहिए लेस, ये चाहिए लेस। और इन जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट की एक्सेप्ट जिंक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है, तो ये डिसफेवर होती है। दिस इज द लेस फेवरेबल फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए लेस फेवरेबल होती है। दूसरी बात क्या हो जाती है, ये भी ये लेस चाहिए, जबकि क्या होती है हाई, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी भी फेयरली हाई होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। इसलिए एस ब्लॉक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हायर होती है और रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होती है, वो हम पढ़ते हैं, सीरीज में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, तो ये रीजन भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं लेकर 12 सरदार का नाम, ये सारे एस ब्लॉक है, मांगे यहाँ तक एस ब्लॉक है, आलू यहाँ तक चलो मान लीजिए रख दिया, मैंने जरा करारे फैकी सीडी कोई, ये सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक ऊपर होते हैं, नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उसका रीजन क्लियर हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरली जिंक को छोड़ के आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, हाई, जबकि चाहिए हमें लेस। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई है। मैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ा रहा हूं, भले एनसीईआरटी में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा चलेगा, बट पढ़ना सब कुछ कंसेप्चुअली चलना चाहिए। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, मान लीजिए पहला आया कि E0 Cu2 प्लस से Cu, जिसको रिडक्शन बोलते हैं पॉजिटिव,
उसका रीजन पूछ लिया कि व्हाई दिस हैज अ पॉजिटिव, तो उसका रीजन आप लिख सकते हो क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी is not sufficient to compensate a sublimation energy, या sublimation energy नहीं बोल सकते हो तो उससे क्या बोल सकते हो, enthalpy of atomization। क्योंकि देखिए ये क्या है, this is required, this is release, और आपको पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी is inversely proportional to size of ion, तो डेफिनेटली Cu2 प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा ही होगी, बट उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोचा हो जाता है। प्रॉब्लम क्लियर हुई। दूसरी बात देखिए, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, Cu आर्गन O-1 3d10, क्या हुआ, Cu+1 आर्गन 3d10, Cu2 प्लस, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2। इमेजिन कर लीजिए ये क्या है, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी फुली फिल्ड ऑर्बिटल। दिस इज फुली फिल्ड ऑर्बिटल, तो यू कैन इमेजिन कितनी होगा, वेरी वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई है। इनफैक्ट थर्ड तो और ज्यादा होती है, इसलिए +2 तक फिर भी चला जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज क्लियर हो जाएगी तो हमारे को क्या चाहिए थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो इसका ड्रॉबैक क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हायर, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत आई है, तो ये दो ड्रॉबैक है कि वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। जबकि क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होनी चाहिए, एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन एंथैल्पी बोले इट शुड बी लेस, एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होनी चाहिए, हाई, ठीक है। भले Cu2 प्लस की साइज छोटी होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो, बट बहुत ज्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो कंपनसेट नहीं करता है। दूसरा रीजन होता है उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या है, Cu2 प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब आप देखिए और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे आप बात करें, कंपैरिजन करें। देखिए अभी कंपैरिजन करना है, जैसे मान लीजिए ये तो चलो हमारी बात हुई है M2 प्लस से M+1 की बात हुई, ये किसकी बात हुई, M2+1 से। जैसे जिंक की बात करें, जिंक की बात करें तो जिंक तो अच्छा खासा है। देखिए मान लीजिए मैं जिंक की बात करूं, E0 फॉर Zn2 प्लस से जिंक, उसका क्या जाता है, ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो उसका पता ही है। जिंक का जो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या था, इज वेरी लेस, इसकी वजह से ये होगा। नो डाउट उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हायर होती है, बट वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो फिर भी चलो अपन मान सकते हैं, बट ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर? Zn2 प्लस का, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल अपन बात करते हैं M3 प्लस से M2 प्लस। नो डाउट ये इसमें नहीं है, बट एडिशनल चीज करवा रहा हूं, इस पे बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि E0 Cr3 प्लस से Cr2 प्लस बने तो क्या होगा। मान लीजिए E0 Mn3 प्लस से 3Mn बने तो क्या होगा। U फेवरेबल है या U फेवरेबल है, U फेवरेबल है, ये इस एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मान लीजिए E0 Fe3 प्लस से Fe2 प्लस फेवरेबल है या उल्टा फेवरेबल, ध्यान से सुनिएगा। इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं ले रहा हूं। ये मेरा डायग्राम वाला जो चीज है वो मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है, ओके। अब मैं 1 बाय 1 ये चीज है, मैं फिर इसी के साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक एक करके बात करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर 1 by 1 हम बात करते हैं। चलिए अभी मैं बात कर लेता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट M3 प्लस से M2 प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए मैं एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ, साथ के साथ इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इंडेक्स का क्वेश्चन जो अभी जस्ट खत्म किया है पहले वो खत्म कर देते हैं। द M2 प्लस M फॉर द CU इज पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, लिख दीजिएगा व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। अभी अपन ने क्या कहा था कि इसका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो वेरी हाई है, ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लो है, यानी इस इतना नहीं है, भले एस ब्लॉक से तो ज्यादा है, एस ब्लॉक तो ज्यादा है, बट इतना नहीं है कि इस चीज को वो कंपनसेट कर पाए, यानी इट इज गोइंग टू बी कंपनसेट द अदर थिंग, यानी किसी को भी वो कंपनसेट कर पा रहा है, ठीक है। यानी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कंपनसेट द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कॉपर के बारे में क्लियर हो गया है। हालांकि इसमें मैंने एक चीज और ऐड करी है कि सेकेंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड जो होती थी वो ज्यादा थी, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द 3d10। सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमें किसमें से रिमूव करना था? 3d10 से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं M3 प्लस से M2 प्लस ले जाने की बात कर रहा था। देखिए Cr3 plus is a reducing and Mn3 plus have a oxidizing agent, ठीक है, both have a 3d10 4 configuration। मान लीजिए यहाँ पर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, यानी देखिए यहाँ पर यदि मैं Cr3 plus और Cr+2 की बात करूं, no doubt chromium can have a oxidation state argon 3d5 and 4s1, ठीक है। यदि मैं 3d2 की बात करता हूं, 3d2 की बात करूं तो ये आ जाएगा 3d4, ये गलत हो रहा है, Mn3 प्लस, ठीक है, 3d4 आ जाएगा, और Cr3 प्लस की बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 3d3, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी का, अभी क्रोमियम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्रोमियम के अंदर, यदि एक्वस में ले, किसमें कहा था मैंने? एक्वस में। क्रोमियम का केस लिया था, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये 3 आएगा, ये dxy, ये yz zx। ये क्यों होता है इसका रीजन मैं क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में दूंगा। ये होता है dx² - y² dz², ठीक है। इन सबको जो बोला जाता है, इन ऑर्बिटल को बोला जाता है d2z, और इनको बोलते हैं Eg। याद रखने का तरीका 1 2 3, तो 1 2 3, और ये 2 है तो 2 है ना। अब आप देख लीजिए 3d3 है, तो 3d3 मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, बट जैसे वो एक्वस यानी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये 3d3 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आएगा T2G3 Eg0, जबकि ये क्या हो जाएगा T2G3 Eg1, या आएगा T2G4 Eg0। तो ये क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से क्या है, हाफ फील्ड हो जाता है, एंड ये सब क्या होते हैं, नॉर्मल फील्ड। हालांकि मोस्ट यदि ये होता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, Cr3 प्लस इज हाईली स्टेबल, ये स्टेबल हुआ है, तो +2 से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, यानी उसका क्या होगा, व्हाट इट विल प्रेफर, Cr+2 Cr3 प्लस में जाना फेवर करेगा, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल है, ठीक है। जब ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल है, तो आप ये वाला ही ले लीजिए, है ना, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल आ जाता है। तो जब स्टेबल हुआ है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये Cr2 प्लस कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है।
अब बात आ जाती है सेकेंड केस जो आ जाता है। देखो सिर्फ और सिर्फ ये केस किसमें लगता है, क्रोमियम में लगता है, इन एक्वस मीडियम यानी वाटर में। और आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ वाटर के केस में आती है। देखिए यहाँ पर सेकेंड आ जाता है Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग यानी खुद का रिडक्शन। तो यहाँ पर Mn3+ और Mn2+ बात करें, यहाँ कोई क्रिस्टल फिल थ्योरी नहीं लगेगी, क्रोमियम में ही लगेगी। Mn क्या था, आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 3d5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d4। तो 3d5 कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, तो क्या होगा Mn3+ कहाँ जाना फेवर करेगा, +2 पे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है। जबकि क्रोमियम क्या था, +2 से +3 जाना फेवर कर रहा था। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लीजिए कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, ये अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज का एग्जांपल दूंगा। एक और केस ले लेते हैं, इट इज नॉट इन दिस, ठीक है। अपन डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए Fe के बारे में पूछ लेता, ठीक है, ये तो चलो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और आपका M3+ से M2+ बनेगा या M2+ से M3+ बनेगा, वो भी हमने चेक कर लिया। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल आ जाता Fe3+ और Fe2+ में पूछा जाता कि भाई क्या होगा। Fe यदि मैं बात करूं तो आर्गन 3d6 4s2 है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe2+ का 3d6 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d5। तो यहां पर क्या होगा, ये स्टेबल होगा। इसका मतलब Fe2+ से Fe3+ ज्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। तो Fe2+ क्या हो जाएगा ज्यादा। यदि Fe2+ के लिए भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप काम कर लीजिएगा, यानी ये इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, तो यानी ये एक्ट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कल को आपसे बोला जाए कि E0 Fe2+ से Fe3+ पूछ ले, या E0 Fe3+ से Fe2+ पूछ ले, ये आसानी से हो रहा है, ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये डिफिकल्ट होगा, तो ये नेगेटिव होगा। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएगा तो पॉजिटिव, और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल क्या होगा, उल्टा नेगेटिव आएगा। तो Fe3+ से ये भी मैंने बात कर ली है। अगला टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड ही मतलब टॉपिक का नेम है जो मैंने आपको समझाया था, ट्रेंड इन M3+। ये पहले एग्जांपल लिया। इससे पहले जो दो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं Mn3+ Mn2+, वो भी इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, एंड Cr3+ से Cr2+, ठीक है। और आप ले सकते हैं, यानी ये चीज क्लियर हो गया है। एग्जांपल कि why the scandium+3 have a highly stable, why the Zn2+ have a highly stable, ये सब सारी चीजें आ सकती है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें कि लेट इट बी Zn2+ है, कि why it is highly stable, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जिंक है, आर्गन 3d10 4s2, ठीक है। Zn2+ होगा तो आप बोलोगे आर्गन 3d10 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3d10 की वजह से Zn2+ हाईली स्टेबल है। स्कैंडियम की बात करें तो वाई स्कैंडियम 3+ इज हाईली स्टेबल, है ना। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि Zn3+ होता होगा, अज्यूम कर लीजिए। तो आप ये समझ लीजिए Zn से Zn3+ बनना है, अज्यूम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3d10 है और ये 3d9 होगा, तो ये तो हाईली स्टेबल है, फुली फिल्ड तो हाईली स्टेबल है, इनफैक्ट हाफ फिल्ड से भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो आप ये समझ सकते हो कि यदि ये बन भी रहा होगा, कि अज्यूम कर लीजिए कि ये बन भी रहा होगा, तो आप बोलोगे वेरी वेरी लेस वैल्यू, यानी लगभग है ही नहीं। इसीलिए Zn2+ इज हाईली स्टेबल।
सिमिलरली स्कैंडियम में बात कर सकते हैं आर्गन 3d1 4s2। यदि स्कैंडियम 3+ की बात करें तो पूरा का पूरा आर्गन आया, तो स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ यदि बनाना हो, अज्यूम कर लेते हैं, तो ये तो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब E0 फॉर स्कैंडियम 3+ से 2+ इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, ये जैसे अपन ने यहाँ पर +2 से +3 मुश्किल है, तो 3+ से 2+ मुश्किल है, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्कैंडियम इज वाई स्कैंडियम 3+ इज हाईली स्टेबल, वाई Zn2+ इज हाईली स्टेबल, वो भी क्लियर कर दिया। जैसे वैनेडियम के केस के अंदर आप बात करेंगे तो वैनेडियम +2 इज हाईली स्टेबल। ठीक है, वैनेडियम का होता है 23 आर्गन 3d3 4s2 है ना, तो आर्गन 3d3 आएगा और वैनेडियम +3 का आएगा 3d2। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप देखेंगे, मान लीजिए ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 3 और ये 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T2g3 Eg0, यहाँ T2g2 Eg0 आएगा। तो ये क्या है 1 1 2 3 आया, तो दिस इज T2g, दिस इज Eg। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या है स्टेबल है। ठीक है, वाई वैनेडियम 2+ इज मोर स्टेबल, अभी अपन ने पढ़ा था ना ऑक्सीडेशन नंबर में, तो उसका सबका रीजन मैंने दे दिया है। इज क्लियर? चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। Trends in the stability of the higher oxidation state of a transition element। यदि मैं halide of a first transition element की बात करूं तो नो डाउट टाइटेनियम, ठीक है, स्कैंडियम के नहीं होता है, वर्मा कार में को निकालने कॉलेज। ठीक है, यदि मैं इनकी बात करूं तो इन सब के अंदर एक कॉमन जो है टर्मिनोलॉजी है। यदि मैं यहां से स्टार्ट करूं तो CrX2 MnX2 FeX2, ठीक है, COX2 NiX2 CuX2 और ZnX2 मिलेगा। ठीक है, ये जनरली मिलता है, यानी यहाँ पर आपका फ्लोरीन भी मिल सकता है। यहाँ पर X क्या है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन जनरली नोन होता है ज्यादातर, है ना, ज्यादातर यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो पहली बात तो यह ही है। ठीक है, दूसरा केस यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो रिएक्टिविटी तो आपको पता है F2Cl2 Br2 और I2 आया। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं बात करता हूँ टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, तो उसमें TiX4 मिलता है। ठीक है, वैनेडियम के अंदर VF5 बना सकते हैं, CrF6 बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो X है वो मोस्टली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी जा सकता है कुछ हद तक, आयोडीन हालांकि मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। यदि मैं Mn की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Mn, तो MnF7 पॉसिबल नहीं है, यानी +7 ऑक्सीडेशन वाला Mn+7 नहीं है, इसकी बजाय MnO3F मिलता है, यानी ये फ्लोराइड मिलता है +7 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली जो फ्लोराइड है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक मिल सकता है ना। ठीक है, हायर में मिल सकता है, लाइक दिस VF5 CrF6। ठीक है, इसका रीजन है कि यहां पर आप देख लीजिए, फ्लोराइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर स्टेबल ड्यू टू, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर Ti की बात आई या कोबाल्ट की बात करें, जैसे कोबाल्ट में आप आ सकता है COF3 आ सकता है, COF3 आ सकता है। ठीक है ना, फ्लोराइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर स्टेबल ड्यू टू देखो हायर लैटिस एनर्जी, क्योंकि देखिए यहाँ इन COF3 क्या है, आयनिक है, जबकि ये क्या है, कोवेलेंट है। ठीक है, और हायर बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि देखिए जहां पर आयनिक बॉन्ड है तो लैटिस एनर्जी बढ़ आएगा, और जहां कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी आएगा।
हायर बॉन्ड एनर्जी इन VF5 एंड CrF5। ठीक है, पूछा जाए कि क्लोराइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर स्टेबल, तो COF3 का एग्जांपल बोले तो क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड है तो लैटिस एनर्जी बोल दीजिएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो आप इनमें हायर बॉन्ड एनर्जी बोले। बट ऑब्वियसली बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मैंने काफी बार कर ली है, ठीक है जनरली। और आगे हम बात करें, ठीक है, तो ये VF5 आ गया है, ठीक है। जनरली यदि वैनेडियम के अंदर देखें तो लोअर ऑक्सीडेशन क्लोराइड स्टेबल नहीं होते हैं, जनरली क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है। यही हाल कॉपर में भी होता है, यही हाल क्या होता है कॉपर। CuCl मोस्टली मिलता है, CuF नहीं मिलता, CuBr मिल सकता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट जो आता है VF5 एग्जिस्ट करता है, अदर के लिए क्या आ जाएगा VO2F आएगा, ठीक है, F नहीं लिखेंगे X लिखेंगे, ठीक है, या VOX3 एग्जिस्ट, X क्या होगा क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, ठीक है। यदि VX2 है तो X क्या हो जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना VF2 इज नॉट स्टेबल, ठीक है, बजाय VF2 वो VF5 ज्यादा फेवरेबल होगा, VF2 की बजाय VF5 ज्यादा फेवरेबल होगा। इज इट क्लियर? यही हाल क्या हो जाएगा CuX का आएगा, जबकि X आएगा क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होता है। इज इट क्लियर? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ये स्टेबल नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पर CuF इज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो या स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर ये क्लियर होगा, CuF2 एग्जिस्ट करता है, CuF नहीं करता है, ये चीज का ध्यान रखना है। यदि मैं कॉपर Cu(I2) इज अनस्टेबल, Cu(I2) इज अनस्टेबल, क्या होता है Cu2+ एंड I-, तो ये क्या हो जाएगा Cu2+ क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा और I- क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये 2 मोल ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 4I- हो जाएगा। दिस इज क्लियर? और हमारे को ये भी पता है कि Cu+1 इज गोइंग टू बी डिस्प्रोपोर्शनेट, क्योंकि Cu+1 Cu2+ और Cu होके डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी दे सकता है, यानी आपका Cu2I2 यदि इधर लिखो तो Cu2I2 कैन कन्वर्ट इनटू Cui, या मान लीजिए मैं कॉपर आयोडाइड नहीं लिखो, सिंपल मैं कोई सा भी कॉपर प्लस ले लूं, कोई भी कॉपर हैलाइड ले लूं, CuX CuX2 और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपकी बात क्या करी है, हैलाइड की बात कर लेते हैं, रब कर लेते हैं और ऑक्साइड की बात करते हैं। सिंपल है, आप यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको P ब्लॉक में भी समझाया था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है तो सराउंडिंग शुड बी ए स्मॉलर साइज, इसलिए फ्लोरीन जो है हायर में जा रहे थे। यदि आयनिक बॉन्ड है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्लोराइड सराउंडिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और मैंने बार बार बोला है कि यदि जिसका सराउंडिंग्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हायर होना चाहिए, जैसे सल्फर में SF6 बना था, आयोडीन में IF7 तक चला गया था, ठीक है, PF5 PCl5 तक बन सकता था, तो इसीलिए वैनेडियम में VF5 गया है, क्रोमियम में CrF6 तक गया है, CrCl6 मुश्किल होता है, बन जाता है, ऐसा नहीं है कि CrCl6 नहीं बनता है, कंपैरेटिवली CrF बन रहा है तो उससे थोड़ा स्टेबल कम होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको डिस्कस किया है। अब हम ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें तो जनरली ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सबसे पहले बात करें स्कैंडियम Sc2O3 से लेके क्या हो जाएगा यहाँ पर +3 है,
ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे स्कैंडियम है तो टाइटेनियम भी आ सकता है। देखिए टाइटेनियम मतलब मैं हायर ऑक्सीडेशन साइड की बात कर रहा हूँ, है ना। लोअर तो अपन लिख सकते हैं TiO2 V2O5, है ना, Cr2O3, मान लीजिए Mn2O7, तो +7 तक जा रहा है, ये +6 तक जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, CrO3 नॉट Cr2O3, CrO3 ले लो या CrO5 ले लो, ये +6 तक जाएंगे। ठीक है, इससे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, ये हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉन एज, यहाँ पर +5, यहाँ +4 है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी जाता है। ठीक है, बाकी यदि मैं बात के चलूं कि भाई मान लीजिए मैं Mn की बात करूं, तो Mn के अंदर फ्लोराइड में Mn4 यानी +4 तक जाता है, जबकि यहाँ पर MnO2 7 यानी +7 तक जाता है। +4 +7 ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो ध्यान दीजिएगा Mn2O4 7 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटल। ठीक है, सो बॉन्ड एनर्जी इज हायर, सो बॉन्ड एनर्जी इज हायर, इसकी वजह से ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होता है। तो आप लिख देगा ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड मेटल, या डबल बॉन्ड लिख दीजिए, सो द बॉन्ड एनर्जी इज हायर, इसकी वजह से ऑक्साइड के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। ठीक है, ये बात आ गई है। ठीक है, जनरली यदि मैं Fe की बात करूं तो FeO Fe2O3 आता है, +2 एंड +3। यदि मान लीजिए इन बेसिक मीडियम या अल्कली मीडियम की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था FeO4 2- भी बनता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, बट दिस इज फर्दर डिसोशिएट इनटू Fe2O3 प्लस O2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर +6 तक जा सकता है, बट इट इज नॉट स्टेबल मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ है। ओके, यदि मान लीजिए मैं ऑक्सोकैटायन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सोकैटायन, ठीक है, यदि मैं ऑक्सोकैटायन की बात करूं तो ऑक्सोकैटायन का मतलब ऑक्सीजन हैविंग चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए ऑक्सोकैटायन की बात करूं, ऑक्सोकैटायन, तो देखिए ऑक्सोकैटायन कौन कौन से मिलते हैं, VO2+, VO2+ एंड TO2+, Ti2+। ठीक है, ये मिलते हैं मोस्टली। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर आएगा प्लस कितना है, +3, है ना, ये +3 आ सकता है, यहाँ पर +5 आएगा, क्योंकि वहां पर बाहर जाएगा ना ये, यहाँ पर +5, यहाँ +4, ये +4 आया, डन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सी एसिड भी क्लियर हो गया। ठीक है, these are the not oxocation। ठीक है, आप बात कर सकते हैं, यदि मैं स्ट्रक्चर बात करूं MnO4- की, जिसको बोलते हैं परमैंगनेट, तो दिस इज MnO4- का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, दिस इज, है ना, हालांकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, MnO4- का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसी की तरह से मान लीजिए वेनेडियम भी बना सकते हैं, सेंटर में वेनेडियम या क्रोमियम को भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास Mn2O7 है, तो MnO2 भी जस्ट लाइक एज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये टेट्राहेड्रली, और यहाँ पर क्या होगा, MnO-Mn का ब्रिज बॉन्डिंग होगा, से क्या बोलेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो है ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? MnO4- का भी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर इसी तरह का कोई वेनेडियम के कंपाउंड हो या क्रोमियम का ऑक्साइड लो, वो भी क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, कॉपर +2
+1 या +2, ठीक है। यदि आप बोलते हो कॉपर +1 या कॉपर +2, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप +2 बोलेंगे, बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए Cu+1 Cu2+ में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो जब 4 ऑक्सीजन है तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मेटल ले लूं, ठीक है, कोई भी एम ले लूं, ये एम क्या हो सकता है, वैनेडियम आ सकता है, क्रोमियम आ सकता है, या मैग्नीज कुछ भी आ सकता है, सबका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। इसकी जनरल फॉर्म MO4N-, यानी वैनेडियम +5 हो, है ना। मैं एक दो क्वेश्चन जरा स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको, ठीक है ना, यदि ये चीज आ जाए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हुआ, MO4N-, ठीक है। मान लीजिए आपके पास VO4 है ना, -1, और मान लीजिए CrO4 2- आ गया, MnO4- आ गया, या MnO4 2- या MnO4 3- आ जाए, ठीक है। तो सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही आएगा, ठीक है। O-, CrO4 की बात करूं, जस्ट लाइक इज सल्फेट आयन। MnO4 की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। MnO4 2- की बात करें तो ऐसा आ जाएगा, ये फॉस्फेट की तरह आ जाएगा, ठीक है ना। ये PO4, ये SO4, इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, और इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि मोस्टली, जैसे मैं बात करके चलूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, MnO Mn2O3, ठीक है, MnO2 Mn2O6 Mn2O7, ध्यान दीजिएगा, ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप क्रोमियम का मान लीजिए CrO Cr2O3 Cr, मान लीजिए O जो भी है ना, CrO6 है ना, Cr2O6 जो भी ऑक्सीडाइज है ना, जो चीज मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए। ये +2 +3 +4, ये +6 +7, ये होते हैं एसिडिक, होते हैं हायर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर द एसिडिक, ये होते हैं बेसिक, ठीक है। ये होते हैं एम्फोटेरिक, ये ध्यान रखना JW पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ +6 है, ये +3 है और +2 है। यहाँ ध्यान रखना ये एम्फोटेरिक होता है, इसमें ये +3 वाला एम्फोटेरिक होता है, Mn में +4, इनफैक्ट सब में वैनेडियम में भी +4 वाला होगा, जिसका यदि +4 है तो वो एम्फोटेरिक होता है, और ये होता है बेसिक, क्योंकि और ये जो कंपाउंड होते हैं +2 +3 ये होते हैं आयनिक, बाकी सब जो हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1 लेस देन 2 लेस देन 3, 2 और 3 तो इलेक्ट्रॉन फिर भी निकल जाएंगे, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन निकालना कितना मुश्किल होगा, इसीलिए ये सब क्या होते हैं, कोवेलेंट, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आयनिक होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि यदि सेंट्रल एटम सेम है तो इट इज डायरेक्टली पोस्टल टू ऑक्सीडेशन नंबर, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, एम्फोटेरिक हो गया है लोअर वाला, और बाकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक का भी क्लियर हो गया, +3 क्रोमियम में Mn क्या हो जाएगा, +4 में एम्फोटेरिक होता है, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आई होप यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। कोशिश करते हैं आगे। NCERT 8.5 का है, ये लिखा हुआ है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दिस,
ठीक है, उसमें आपको लिखना है रीजन है, सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसका ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है, इसका मतलब जो ये है यानी इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ लोअर oxidation number species to which it get reduced, यानी देखो नो डाउट ऑक्सीडाइजिंग पावर है, यानी ये खुद रिड्यूस होंगे, खुद रिड्यूस होंगे, खुद रिड्यूस होंगे, और उनका जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो सिंपल रीजन लिख देंगे कि मान लीजिए इनका लोअर ऑक्सीडेशन, इसका लोअर, इसका लोअर, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में यदि ये ज़्यादा हो जाता है, यदि ये यहाँ पर जाने पे बढ़ती है, इसका मतलब उसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है जैसे मान लीजिए x से y गया है, x से y रिड्यूस होके गया है, ये मान लीजिए रिड्यूस हुआ है और ये स्टेबल ज़्यादा है, तो इसकी पावर ज़्यादा होगी, लॉजिकली क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में रेगुलर ट्रेंड इरेगुलर ट्रेंड क्यों आता है, ठीक है। आपको इरेगुलर ट्रेंड क्यों आता है, जनरली आप देखते हैं 3D0, 3D5 और 3D10 इज स्टेबल फॉर्म, ठीक है। तो हर 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 एलिमेंट के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद या सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं आता है, इस वजह से रेगुलर ट्रेंड नहीं आता, कहीं इंक्रीज होता है तो कहीं डिक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और मान लीजिए क्रोमियम है, ठीक है, या Mn आ जाए तो 3D1 4s2 5, 3D5 4s1, 3D3 4s2, 3D2 4s2 एंड 3D1 एंड 4s2। तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरेगुलर है, इस वजह से रेगुलर ट्रेंड नहीं आता है। आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है। आप इतना लिख सकते हैं कि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, बट इन ईच एंड एवरी केस इट डज नॉट कम, सो इसीलिए हमारे को एक ट्रेंड इरेगुलर मिलता है, ठीक है। आज आप ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।